हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में चैप्टर 3 की जो मिसलेनियस है वो पूरा हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और उसके जो डाउट्स हैं उसके लिए आपको थोड़ा टाइम दे रहा हूँ मैं। जब तक अपन डिटर्मिनेंट खत्म करते हैं उतने में आपके वो चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए और उसके सारे जो डाउट्स हैं वो आप लोग भेज दें मुझे, ठीक है, जिससे उसको आगे अपन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अभी अपन चैप्टर 4 जो उसके बाद है उसको हम स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है आपका डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। क्या नाम है? डिटर्मिनेंट्स है। और ये जो आपके आरबीएससी बोर्ड एग्जाम है, एग्जाम में टोटल कितने नंबर का आता है? 3 मार्क्स का चैप्टर आता है। और इसके कितने क्वेश्चंस आते हैं अगर इसकी बात करें तो एक ही क्वेश्चन आता है जो कि 3 मार्क्स का होता है, ठीक है। पार्ट 3 में इसका क्वेश्चन आता है और वो 3 मार्क्स का ही होता है, एक ही क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है, और में नहीं आता, वो एक करना होता है। तो चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम डिटर्मिनेंट का पार्ट, ठीक है। तो ये भी आपका मैट्रिक्स से लिंक ही टॉपिक रहेगा लेकिन थोड़ा सा अलग, ठीक है। डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स सेम नहीं है तो बात करते हैं, नया चैप्टर है तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंट होगा। अब सबसे पहले बात आती है कि इसकी जरूरत क्या है या इसका यूज क्या है। तो उसके बारे में जैसे मैंने मैट्रिक्स में कहा था कि लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन को इजीली सॉल्व करने के लिए हमने मैट्रिक्स के बारे में कहा था। और भी जब पहले तो उसके लिए यूज हुआ लेकिन बाद में उसको जनरली बहुत सारी चीजों में यूज करने लगे, बहुत सारे उसके एप्लीकेशन बन गए। सिमिलरली ये भी उसी के लिए है, उसी का एक पार्ट है, उन्हीं चीजों को सॉल्व करने के लिए, उन्हीं लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए ये सबसे पहले बनाया गया था। लेकिन बाद में इसका बहुत सारा यूज हो गया, ठीक है। कौन सा यूज हुआ है? तो इसके जो एप्लीकेशंस हैं सारे वो हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वहां पर आपको समझ में आ जाएगा कि इसको किस तरीके से बनाया गया है और ये क्या क्या चीजें सॉल्व करता है, क्या क्या वैल्यूज फाइंड करता है, उसके बारे में हम वहां पर डिस्कस करेंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं कि डिटर्मिनेंट क्या है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट की हम बात करें तो डिटर्मिनेंट की अगर जनरल डेफिनेशन की बात करें तो क्या डेफिनेशन होती है? वो होती है डिटर्मिनेंट इज अ यूनिक वैल्यू। डिटर्मिनेंट इज यूनिक वैल्यू associated with a square matrix। डिटर्मिनेंट इज यूनिक वैल्यू, क्या कह सकते हैं हम इसको हम कह सकते हैं यूनिक। डिटर्मिनेंट में लिख देता हूं, चलो डिटर्मिनेंट इज यूनिक वैल्यू associated with determinant is unique value associated with a square matrix। ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है, कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसके साथ में आपका एक यूनिक वैल्यू एसोसिएट करें, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? आपका डिटर्मिनेंट कहलाएगा, ठीक है। या फिर इसको ऐसे ही कहें, देखो स्टार्ट करते हैं कि मैंने कहा कि आप इसको इस तरीके से ट्रीट करो जैसे, ठीक है, सिंपल ही समझते हैं, ठीक है, कोई डेफिनेशन की इतनी जरूरत ही नहीं है। डिटर्मिनेंट इज यूनिक वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें तो ये मैट्रिक्स से आगे कहां से शुरू होगा? तो ये जो है वो आपका सबसे पहले कौन से मैट्रिक्स पर अप्लाई होने वाला है? ओनली तो स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन से मैट्रिक्स के लिए काम करेगा ये? ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। और स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ये एक यूनिक वैल्यू डिसाइड जो हम करेंगे उस यूनिक वैल्यू को हम क्या कहते हैं? डिटर्मिनेंट कहेंगे, ठीक है। क्या है? तो डिटर्मिनेंट किसके लिए बना है? स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उस पर आपका उसका है क्या निकलेगा? डिटर्मिनेंट निकलेगा। और वो डिटर्मिनेंट है क्या? तो डिटर्मिनेंट क्या है? आपकी एक वैल्यू है, ठीक है, एक वैल्यू है जो उस स्क्वायर मैट्रिक्स के थ्रू आएगी, ठीक है। तो ये वैल्यू है वो क्या होगी? आपकी रियल नंबर या फिर क्या हो सकती है? कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या हो सकती है? कॉम्प्लेक्स। रियल भी हो सकती है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। तो हम बात कर रहे हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स वैल्यू निकलेगी रियल नंबर या फिर कॉम्प्लेक्स हो सकती है। हमने पढ़ा था ना कॉम्प्लेक्स अपने सिलेबस में नहीं है, तो हम बात करेंगे कि इसकी जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? रियल आएगा। अब हम बात करते हैं
कि कैसे, तो जैसे मैंने लिखा एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ठीक है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिख देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3। क्या है? ऑर्डर 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है। तो इसका जो डिटरमिनेंट है वो क्या होगा? तो इसका जो डिटरमिनेंट, इसको तो हम क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसी को, इन्हीं नंबर्स को 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर ये जो सिंबल है वो इसका मैट्रिक्स का है, अगर मैं इसके ऊपर इस तरीके से सिंबल लगा दें तो इसको हम क्या कह देंगे? डिटरमिनेंट। क्या कहेंगे? डिटरमिनेंट। तो ये क्या आ गया? इसको हम कहेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए। क्या कहेंगे? ये अगर ए मैट्रिक्स आपका 3 क्रॉस 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन डिटरमिनेंट ऑफ ए इस तरीके से हो जाएगा, इसके ऊपर हम ये वाला सिंबल लगा देंगे। और इसी डिटरमिनेंट ऑफ ए को किस किस तरीके से शो किया जाता है उसके बारे में मैं लिखता हूं कि इसको डिटरमिनेंट ऑफ ए को ऐसे भी लिख सकते हैं कि मैट्रिक्स के ऊपर ये सिंबल आ रहा है, ठीक है, और इसी को डेल से भी लिख सकते हैं। जब भी डिटरमिनेंट आता है तो उसको डेल से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं कि ये जो है ये सिंबल और वगैरह की बात हो गई। यहाँ पर एक आ रहा है कि सर इसको हमने पहले कहीं देखा है, इस वाले पार्ट को देखा था हमने, कहाँ देखा था? तो आप लोगों को अच्छे से पता है, मॉडुलस कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? मॉडुलस। लेकिन यहाँ पर मॉडुलस और इसमें डिफरेंस है, ठीक है। वहां पर हमने मॉडुलस की बात करी थी तो हमने कहा था कि मोड ऑफ -2 इज इक्वल टू 2। मोड हमेशा किसी भी नेगेटिव वैल्यू को अगर हम पुट करते हैं तो वो उसको पॉजिटिव बना देता है, लेकिन ये मॉडुलस नहीं है। तो यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर मैं किसी मोड के अंदर कोई फंक्शन वगैरह लिखा हुआ है, वो फंक्शन वगैरह यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, जैसे मैंने लिखा मोड x-1, तो ये जो फॉर्मेट है ये आपका मॉडुलस है। लेकिन अगर मैं लिखूं डिटरमिनेंट, ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म से, अगर ये अंदर, ये जो अंदर का पोर्शन लिख रहे हैं, ये अंदर का पोर्शन मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स है। देखो यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स के एलिमेंट थे उनके ऊपर मैं क्या लगा रहा हूँ? ये सिंबल लगा रहा हूँ। तो ये जो है वो आपका क्या हो जाएगा? डिटरमिनेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिटरमिनेंट हो जाएगा। क्लियर? तो आपका अगर कोई मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उसको डिटरमिनेंट, उसका जो डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट क्या आएगी? एक वैल्यू, इसको हम सॉल्व करेंगे, वैल्यू आएगी, तो उसको हम डिटरमिनेंट ऑफ ए या फिर डिटरमिनेंट ऑफ ए रीड क्या करते हैं? डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो और शो डिनोट कैसे कर सकते हैं? डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए, या फिर डेल से भी डिनोट कर सकते हैं, इसको डेल करते हैं। क्या कहते हैं? डेल। तो मेनली अगर हमारे पास मैट्रिक्स ए है तो हम इसको डिटरमिनेंट ऑफ ए इस तरीके से या इस तरीके से ज्यादातर यूज करते हैं, ठीक है। तो ये जो ये कुछ केसेस में यूज होता है जो आगे हम देखेंगे। चलो ठीक है, तो ये हमने समझा कि डिटरमिनेंट होता है। डिटरमिनेंट जो है वो एक वैल्यू होगी जो किसकी निकलेगी? इस स्क्वायर मैट्रिक्स की निकलेगी, ठीक है। इस स्क्वायर मैट्रिक्स की एक वैल्यू निकलेगी, उसको हम क्या कहेंगे? डिटरमिनेंट कहेंगे, और वो वैल्यू रियल या कॉम्प्लेक्स होगी, ठीक है। तो बात करते हैं आगे। अगर यहाँ पर बी मैट्रिक्स होता तो उसको हम क्या कहते हैं? डिटरमिनेंट ऑफ बी, ठीक है, या फिर डिटरमिनेंट ऑफ बी, इस तरीके से भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इसी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, इसी को आगे बढ़ाते हैं। तो अब बात ये आती है, हमने कहा कि वैल्यू होगी, ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स की होगी। स्क्वायर मैट्रिक्स की वैल्यू जो एक वैल्यू निकालेंगे जो डिटरमिनेंट कहलाएगी, तो वो वैल्यू निकलेगी कैसे, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि सर वो वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो उसकी हम 1 बाय 1 बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट में, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। किसकी बात करेंगे? वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट की बात करेंगे। तो इसमें भी वर्ड आता है कि सर स्क्वायर मैट्रिक्स कितने होते हैं? तो स्क्वायर मैट्रिक्स तो बहुत सारे होते हैं, जिसमें हमने कहा था कि रो इक्वल टू कॉलम होना चाहिए, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए। तो हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कि वैल्यू ऑफ, ठीक है, किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे हम? कि स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 से जो डिटरमिनेंट बनता है उसकी हम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो कौन सा स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर
सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, तो डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 उसकी हम वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ऑर्डर 1। ऑर्डर 1 के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा है कि अगर आपका स्क्वायर मैट्रिक्स A इस तरीके से है, A जिसके अंदर क्या है 1 क्रॉस 1 इसका ऑर्डर है और उसके अंदर एक ही एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट है, A क्या हो सकता है, एक ही एलिमेंट होगा। ठीक है, ओनली वन एलिमेंट। ठीक है, तो वन एलिमेंट जो होगा वो क्या हो सकता है, तो वो हमने कहा था कि वो रियल नंबर होगा, वो जो एलिमेंट है वो क्या होगा, रियल नंबर होगा। तो सबसे पहले मुझे इसके डिटरमिनेंट की बात करनी है, तो मैं कहूंगा डिटरमिनेंट ऑफ A, या फिर हम कहें डिटरमिनेंट ऑफ A। ये अगर मैं इसका अगर मैं डिटरमिनेंट निकालूं तो कुछ बच्चे क्या कहेंगे, सर मॉड A हो गया, मोड A तो माइनस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाएगा, तो -2 अगर यहाँ है A की वैल्यू तो 2 कर देंगे। बहुत गलत है, बहुत गलत जा रहे हो, दोनों बहुत अंतर है। मैंने अभी कहा था कि ये मैट्रिक्स है, और अगर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स पे अगर डिटरमिनेंट शो होगा तो फिर बात कुछ अलग होने वाली है। ठीक है, मॉडुलस की तरह वर्क नहीं करने वाला, भले आपको सिंबल एक जैसा लग रहा हो। ठीक है, तो देखते हैं इसका रिजल्ट यही आने वाला है। जब क्या है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, देन इस तरीके से आपका मैट्रिक्स है और इसके जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है वो वही एलिमेंट आती है, कब, जब ऑर्डर 1 हो। इसके कुछ एग्जांपल आपको बहुत अच्छे से बताता हूं मैं, कि मैंने कहा कि अगर आपका मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है वो इस तरीके से है 2, ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 है, और अगर मुझे इसी का क्या चाहिए, डिटरमिनेंट चाहिए, तो क्या हो जाएगा, वही वैल्यू यानी 2 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूं कि आपका इसके अंदर -2 है और अगर मैं इसका डिटरमिनेंट निकालूं, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करूंगा, तो इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, -2 आएगी। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पर समझते हैं मॉडुलस ऑफ -2 अगर मैं कहता हूँ, ठीक है, तो आप कहोगे इसका रिजल्ट 2 आने वाला है, लेकिन डिटरमिनेंट ऑफ -2 कहूंगा तो रिजल्ट -2 ही आएगा। ठीक है, तो ये बात अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, देन उसका जो डिटरमिनेंट है वो कैसे फाइंड करते हैं, कि उसका डिटरमिनेंट हम उसके अंदर के एलिमेंट को ही लिखना है, ना उसको पॉजिटिव ना नेगेटिव चेंज नहीं करना, क्योंकि सिंबल आपको वही दिख रहा होगा, लेकिन रीड हम अलग कर रहे हैं, हम डिटरमिनेंट कह रहे हैं, मॉडुलस नहीं कह रहे। तो अब डिटरमिनेंट ऑफ -2 की वैल्यू क्या होगी, -2 होगी, जबकि मॉडुलस ऑफ -2 की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। ठीक है, तो ये बात यहीं से कंफर्म कर ले, डिटरमिनेंट डिफरेंट चीज है और मॉडुलस डिफरेंट है। मॉडुलस के अंदर हम रियल नंबर या कोई वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, तो वैल्यू पुट की जाती है, जबकि डिटरमिनेंट के अंदर मैट्रिक्स होता है। क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट की, कि हमने क्या देखा, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 का जो डिटरमिनेंट है वो कैसे फाइंड करते हैं। अब हम बात करेंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, इसकी बात करेंगे हम, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, तो थोड़ा मैं साइलेंट हो जाता हूं, नोट कर सकते हो। यस, तो सेकेंड पॉइंट पे हम आते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट ऑफ, पूरा लिखे तो डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, उसके लिए बात करनी है, तो उसको अब हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, तो इसके लिए भी मैं आपको सिखा देता हूं कि आपको क्या करना है। जैसे आपका ए मैट्रिक्स IJ 2 क्रॉस 2, ठीक है, और उसका हमको क्या चाहिए, डिटरमिनेंट चाहिए। क्या चाहिए, डिटरमिनेंट चाहिए। तो थोड़ा सा माइंड लगाना है, थोड़ा सा यहाँ पर आते हैं, ठीक है, कि अब IJ है तो इसकी तरह तो ये काम नहीं करेगा कि मैं सीधा कह दूं कि IJ आ जाएगा। ठीक है, ऐसा इसमें नहीं होता। तो इसको हम यहाँ पर मैं फिर से लिखता हूँ और फिर समझते हैं। मैंने लिखा A IJ का सेकेंड फॉर्मेट, जो कि 2 क्रॉस 2 ऑर्डर में हम लिखते थे। याद करो क्या लिखते थे, ये जो लोकेशन यहाँ एक एलिमेंट होता है, उसकी वैल्यू A11, ये A12, A21 और A22, इस फॉर्मेट में लिखेंगे। और इस फॉर्मेट से हम डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से देखो।
हम कहेंगे कि डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा आपका, इसके ऊपर डिटरमिनेंट लगा दो। इस डिटरमिनेंट के अंदर क्या लिखेंगे, मैट्रिक्स के एलिमेंट लिखने वाले हैं। ये देखो a11 a12 a21 a22 इस तरीके से लिखेंगे। अब क्या करेंगे हम, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, वो वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, तो उसको सीखते हैं। देखो कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल तरीका, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, पहले इसका इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कैसे करना है, इस एलिमेंट का इस एलिमेंट से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो आपके पास आएगा a11 a22, फिर क्या करेंगे, अब इन दोनों का हुआ है तो फिर क्रॉस इसका कर लेंगे। ठीक है, दोनों का इस तरीके से इसका इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो आपके पास क्या आएगा, तो ये आएगा a21 और a12, ऊपर से नीचे क्रॉस किया है तो पॉजिटिव साइन है, और नीचे से ऊपर जो क्रॉस जा रहा है क्या लगेगा, इसके आगे नेगेटिव लगेगा। ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो 2 क्रॉस 2 का जो डिटरमिनेंट है इसको आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। चलो बात करते हैं एक एग्जांपल लेकर कि अगर आपका एक मैट्रिक्स दे दिया मैंने 2 3 4 5, क्या दिया मैंने 2 3 4 एंड 5, और अगर आपको उसमें पूछा डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकालो, तो आप कहोगे 2 3 4 5 इस तरीके से लिखेंगे। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कैसे करेंगे, 2 का 3 से होगा और 4, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5 2 मल्टीप्लाई 5 माइनस 4 मल्टीप्लाई 3 10 माइनस 12 और माइनस 2, इसकी जो है वैल्यू जिसकी मैं बात कर रहा था वो आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमने किसके लिए देखा, 2 क्रॉस 2 के स्क्वायर मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करने वाले हैं किसकी, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 के लिए बात करते हैं। चलो ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं नंबर 3 पॉइंट, डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, अगर 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसके लिए हम किस तरीके से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं कि ये जो aij है वो कौन सा ऑर्डर का हो गया, वो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का, और इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू हमको चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको 2 तरीकों से बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखना ध्यान से। तो इसको भी वही तरीका कि हम इसकी मैट्रिक्स फॉर्मेट लिखेंगे। मैट्रिक्स फॉर्मेट में क्या होगा, इस तरीके से सारे एलिमेंट लिखे जाएंगे, 3 क्रॉस 3 a11 a12 a13 a21 a22 a23 3 इस तरीके से आपका ये मैट्रिक्स होगा। अब इसका क्या चाहिए हमको, तो हमको इसका डिटरमिनेंट चाहिए। क्या फाइंड करना है हमको, डिटरमिनेंट। तो इसको ऐसा लिखेंगे डिटरमिनेंट के अंदर। ठीक है, डिटरमिनेंट के अंदर इस तरीके से हम शो करेंगे और फिर इसको सॉल्व करने वाले। ध्यान से देखना, बहुत अच्छी चीज आने वाली है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे कि एक्सपांशन, ये जो है ना इसको सॉल्व करना, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सपांशन। एक और तरीका भी आगे देखेंगे, लेकिन पहले तो आपको उसको सॉल्व करना आना चाहिए, उसको हम देखते हैं। तो जैसे यहाँ पर a11 इस तरीके से सारे लिखे हुए हैं, इसको मैं थोड़ा सा सिंपली वे में सॉल्व बता देता हूँ, सिंपल वे में बता देते हैं। चलो ठीक है भाई, लिख लेता हूँ अभी लिख लेते हैं, ये a11 ये a12 a13 फिर a21 22 23 a31 32 33 इस तरीके से हमने लिख दिया। इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। ठीक है, देखो ध्यान से कि यहाँ पर कितनी रो हैं, 3 रोज एंड 3 कॉलम। इसको सॉल्व करना, इसको सिंप्लीफाई करना, इसकी वैल्यू निकालना, उसको कहते हैं एक्सपांशन करना। और वो एक्सपांशन जो है वो किसी पर्टिकुलर रो
या फिर पर्टिकुलर कॉलम के अलोंग आपको करना पड़ेगा। ठीक है, किसी भी कोई भी ले सकते हो आप चाहो तो ये फर्स्ट रो ले लो, सेकंड रो ले लो, थर्ड रो ले लो, ठीक है, कॉलम ले लो कोई भी, उसके अलोंग आप उसको सॉल्व सिंप्लीफाई कर सकते हो। कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, तो अब उसमें बात आती है कि सर हम कौन सा लें, आप इतना सारा बोल रहे हो लेकिन हम कौन सा लेके सॉल्व करें? कोई भी लेकर सिंप्लीफाई करो, आंसर तो सेम ही आना है, लेकिन हम उस रो को या उस कॉलम को सेलेक्ट करते हैं जिसमें मैक्सिमम जीरोज हैं। ठीक है, जिसमें मैक्सिमम जीरोज हैं। अगर इस पूरे में कोई जीरो है ही नहीं तो हम किसी के भी अलोंग सॉल्व कर लें, लेकिन अगर किसी रो या किसी कॉलम में ज्यादा जीरो आ रहे हैं तो हम उसी के अलोंग सॉल्व करेंगे जिसमें जीरो क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो किसी रो में 2 जीरो है तो हम उसके अलोंग करेंगे, किसी रो में 3 जीरो है तो उसके अलोंग करेंगे, किसी रो में 1 जीरो है तो उसके अलोंग करेंगे। मैक्सिमम एक ही जीरो आ रहा है तो फिर उसके अलोंग हम सॉल्व करेंगे, उसको देखते हैं। चलो अभी बात करते हैं, अभी मैं सॉल्व कर देता हूं फर्स्ट रो के अलोंग। किसके अलोंग? फर्स्ट रो। किसके अलोंग कर रहे हैं हम? अभी हम इस फर्स्ट रो के अलोंग हम सॉल्व करेंगे, R। ठीक है, एक्सपांडिंग अलोंग फर्स्ट रो। ठीक है, एक्सपांडिंग अलोंग फर्स्ट रो। तो करना क्या है, आप कैसे सॉल्व करोगे? ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमको कैसे सॉल्व करना है, ध्यान से देखना। ठीक है, ध्यान से देखना। वैसे एक और तरीका आएगा लेकिन पहले इससे देखो क्या कि हम लिखेंगे फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट रो के अलोंग सॉल्व कर रहे हैं तो हम फर्स्ट रो के एलिमेंट लिख देंगे 1 1, फिर थोड़ा गैप दे दो और फिर लिखें 1 2, फिर थर्ड कौन सा है? A 1 3। ठीक है, ये तीनों लिख देने हैं। फिर उनके आगे क्या डिसाइड करना है? साइन डिसाइड करना है। उनका क्या डिसाइड करना है? साइन डिसाइड करना है। साइन में क्या है? तो साइन के लिए आपका, अगर आपका ये जो लोकेशन है इन दोनों को आप ऐड करो, क्या करोगे? इन दोनों को ऐड करोगे तो 1 + 1 क्या आ रहा है? 2। 1 + 1 2 आ रहा है। अगर ये इवन आया तो इसके आगे पॉजिटिव साइन रहेगा, और अगर वो ऐड करने से ऑड आया तो उसके आगे आपको कौन सा साइन लगाना है? नेगेटिव साइन यूज कर लेना है। तो आप क्या कहोगे? ये 1 1 है, पॉजिटिव है, लगाने की कोई इश्यू नहीं है। 1 2 है तो हम कौन सा साइन लगाएंगे? नेगेटिव। और 1 3 यानी 4 है तो इसके आगे क्या साइन लगाएंगे? पॉजिटिव साइन लगाएंगे। क्लियर हो गया होगा? फिर बात करते हैं कि A11 के साथ में क्या होगा कि जैसे ही हमने A11 सेलेक्ट किया तो आपको क्या करना है? उस डिटरमिनेंट में A11 के साथ में जो, ठीक है, A11 के रेस्पेक्ट में या उसके साथ में जो भी रो और कॉलम आपको दिख रहे हैं उसको रिमूव कर दो। रिमूव कर दो मतलब ये नहीं कि यहां से हटा दो। रिमूव करने का मतलब ये है कि आप उसको भूल जाओ, उसके बाद जो बचता है उसको देखो। ठीक है, तो आप लोगों को दिख रहा होगा बहुत सिंपल वे में कि अब बच क्या रहा है? ये बच रहा है, और ये अगर बच रहा है इसको और इसको हटा दें तो देखो ध्यान से क्या बचा। तो ये बच रहा है आपका A22, A23, A32 और A33। इस तरीके से आपका बच रहा है। तो उसको आपको किसके लिए काम किया आपने? A11 के लिए। तो उसके साथ में जो रो कौन सी रो आ रही थी? फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, इन दोनों को हटा दें तो क्या बच रहा है? ये। तो उसको आपको इसके साथ में लिख देना है। तो हम क्या करेंगे? जो पार्ट बचा है ना वो भी तो क्या है? 2x2 ऑर्डर का है, तो उसको लिखना है यहाँ पर 2x2 ऑर्डर। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? A22 बचा था, A23, A32 एंड A33। क्लियर हो गया होगा? क्लियर हो गया होगा सबके? ठीक है कि A11 था, फिर से समझते हैं। A11 था, ये जो पंक्ति, ये जो रो है उसको हटा दिया और ये जो कॉलम है उसको भी हटा दिया, तो बचा A22, A23, A32 एंड A33। तो ये आपका लिख दिया। फिर बात करेंगे A12, इसकी बात करेंगे A12 की। तो A12 की बात करें तो अब आप लोग खुद समझदार हो कि इस रो को हटाएंगे, देखो उसके साथ की रो और उसके साथ में जो कॉलम है इसको हटा देंगे, इसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो आपके पास क्या बचेगा? तो आपको देखो ये और ये है ही नहीं, क्या समझो? ये और ये आपका पार्ट नहीं है। तो आपको पता चलेगा फिर से एक डिटरमिनेंट बन रहा है 1, ये एलिमेंट बच रहा है ना और ये बच रहा है, ये और ये, इस तरीके से। तो वो इसके साथ में लिख देंगे, इसके साथ में लिख देंगे। देखो क्या
A21 A23 A31 and A33 इस तरीके से, ठीक है। फिर बात करते हैं A13 की। तो 13 के लिए भी सेम प्रोसेस, A13 है उसके रेस्पेक्ट में ये रहा आपका कॉलम और ये रहा आपका रो, तो बचेगा ये वाला पार्ट, तो उसको भी हम यहाँ पर शो कर देंगे। क्या आएगा देखो, ये आ जाएगा A21 A21 A22 A31 और A32, ठीक है। उसके आगे की अगर हम बात करें तो उसके आगे क्या होने वाला है, तो उसके आगे हमको पता है कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसको सिंपली सॉल्व करने का तरीका हमने देखा ही था, इसको इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे 2 क्रॉस 2 ऑर्डर डिटरमिनेंट, ठीक है, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 और इस तरीके से, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, ये वैल्यू आएगी, ये भी वैल्यू है, मल्टीप्लाई, ये वैल्यू है इस वैल्यू से मल्टीप्लाई, ये वैल्यू इस वैल्यू से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। या फिर कोई कहे कि सर हमने ये तो इसके लिए अलोंग किया था, एक्सपांडिंग अलोंग R1, क्या किया था, R1 के अलोंग किया था, फर्स्ट रो के अलोंग हमने पूरा काम किया है, तो हम उसको दूसरे तरीके से भी सीख लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं इसको। तो उस दूसरे पार्ट को देखें, कोई कहे कि सर हम एक्सपांडिंग अलोंग क्या करना चाह रहे हैं, हम करना चाह रहे हैं C1, क्या करना चाह रहे हैं C1, चलो C1 से नहीं, आपको C2 से बता देते हैं। एक्सपांडिंग अलोंग C2, एक्सपांडिंग अलोंग C2, तो C2 देखते हैं, C2 कौन सा है आपका, तो ये रहा C2, ठीक है। तो C2 के एलिमेंट कौन आ रहे हैं आपके, ये तीनों आ रहे हैं, ठीक है। तो क्या तरीका बताया, सबसे पहले वो तीनों लिख दो, ठीक है, 1 2, फिर सेकंड क्या आ रहा है आपका A22, थर्ड क्या आ रहा है आपका A23 32, सॉरी क्या आ रहा है 32 आ रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब फिर मैंने कहा साइन डिसाइड करो, 1 + 2 क्या हो रहा है 3 ओड, तो क्या आएगा इसके आगे नेगेटिव साइन आएगा। कौन सा साइन आएगा इसके आगे, नेगेटिव साइन आएगा। इसके लिए भी तरीका बताएंगे, कहां नेगेटिव कहां पॉजिटिव, बहुत इजी से हो जाएगा। देखो ध्यान से, अभी ध्यान से देखो क्या करेंगे, 1 2, यहां पर 2 2 है ना, तो इसका आगे कौन सा साइन आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि 2 + 2 4 इवन, 3 + 2 5 और क्या आएगा नेगेटिव साइन। फिर बात करनी है इसके साथ में क्या आएगा, तो 1 2 लोकेशन ये रही, तो उसके साथ में जो कॉलम है वो कौन है, ये है, और ये ग्रुप रो है, इन दोनों को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो जो बचा वो लिख देता हूं मैं 2 1 और यहां से A23 एंड A31 एंड A33, ये बच गया साथ में। अगर A22 की बात करें, देखो ध्यान से, अब 22 में हो सकता है आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो, पर देखें ध्यान से, 2 के रेस्पेक्ट में आपका जो रो है वो कौन सा होगा, ये, ठीक है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, इस A22 ये वाले जो एलिमेंट है उसके रेस्पेक्ट में रो है वो तो आपकी ये हो गई, और कॉलम है वो आपका ये, ठीक है। तो इस रो को और इस कॉलम को आप भूल जाओ तो आपको दिखेंगे कुछ एलिमेंट्स, ये और ये चारों बचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं देयर A11 A13 और A31 एंड A33, क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं A32 एंड A32, तो रो कॉलम कौन सा आपका, ये वाला ही रिमूव हो जाएगा, ठीक है, रिमूव कॉलम C2 एंड रो R3, ठीक है। तो आपके पास जो बचेंगे ये, इसको और इसको भूल जाओ, तो आपके पास बचेगा A11 A13 A21 एंड A23, क्लियर। और फिर इनको कैसे सोल्व करते हैं, इनको सोल्व करने का तरीका बताइए इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से अभी देखा था थोड़ी देर पहले, उस तरीके से इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सर नेगेटिव कहां पॉजिटिव कहां, तो अब हमारे पास कितने ऑर्डर हैं, तो हमने तो अभी तक देखा 2 क्रॉस 2 ऑर्डर, तो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की बात करें, ये पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव इस तरीके से, ठीक है। और 2 क्रॉस 3 में जो इसकी जरूरत भी नहीं पड़ने वाली, जरूरत पड़ने वाली है 3 क्रॉस 3 में, तो उसमें देखें कि यहाँ जो होगा वो पॉजिटिव साइन, नेगेटिव पॉजिटिव, फिर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव
पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। देखो ध्यान से अल्टरनेट साइन लगा लेने हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। अल्टरनेट साइन यूज कर लो तो आपका ये पूरा बन जाएगा। अब कहेंगे कि सर कैसे आया, देखो यहाँ पर A11 था, A12 और A13, यहाँ से देखो कौन सी लोकेशन है, A11 पॉजिटिव, इसके आगे पॉजिटिव लगेगा, यहाँ वाला ले रहे हो तो नेगेटिव लगेगा, फिर पॉजिटिव। तो ठीक है, हमने कॉलम सेकंड दिया था, इसके आगे क्या लगा, नेगेटिव। देखो नेगेटिव है ना, कौन सी लोकेशन थी ये, और पॉजिटिव और नेगेटिव, इस तरीके से इसमें आपका वो चीज पूरी आ जाती है। तो ये हमने किया एक्सपांडिंग अलोंग, क्या किया, क्या किया, डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, उसको कैसे सिंपलीफाई करते हैं उसके बारे में हमने देखा, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं और इसका एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं कि किस तरीके से हम इसको सिंपलीफाई करेंगे, ठीक है। तो इसको एग्जांपल यहाँ पर हम कर लेते हैं सॉल्व, जिससे आपका थोड़ा इजी हो जाए। देखो यहाँ पर एग्जांपल लिख रहा हूँ कि जैसे 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स डिटरमिनेंट है 1 2 3 4 5 3 0 2 1, ठीक है। इस तरीके से आपका डिटरमिनेंट है, तो थोड़ा इजी ले लेते, चलो 2 ले लेता हूं। अब हम करते हैं कि इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो हम क्या करें, अब यहाँ पे होता है 0 तो है नहीं, अब 0 नहीं है तो हम क्या करेंगे, एक्सपांडिंग अलोंग फर्स्ट रो कर लो, ये एक्सपांडिंग अलोंग फर्स्ट कॉलम कर लो, जो कि ये तरीका था। तो कैसे करोगे देखना, यहाँ क्या है 1 4 5, इसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, R1 के रेस्पेक्ट में, तो आपको क्या करना है 1 4 5, क्या कहा था यहाँ पे प्लस से स्टार्ट करना है, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, फिर क्या करना है, उसके रेस्पेक्ट की जो रो और कॉलम है उनको रिमूव कर दो, ठीक है। तो 1 के रेस्पेक्ट में रो कौन सी है ये, और कॉलम कौन सा है ये, तो आपके पास आएगा 3 2 2 1। फिर नेक्स्ट देखते हैं 4 के रेस्पेक्ट में, देखो 4 के रेस्पेक्ट में ये रहा रो और ये कॉलम, तो आपके पास आएगा 2 3 2 1। फिर देखा हमने ये रही रो और ये रहा कॉलम, तो क्या आएगा 2 3 3 2 2 3 3 2। इस तरीके से ये बन गया। बस इसको सिंपलीफाई करें, ये आ जाएगा आपका 1 3 माइनस 4 2 माइनस 3 into 2 6 5 4 माइनस 9, ठीक है। इसी तरीके से आएगा 3 into 1 3 माइनस 2 into 4 2 into 2 4। फिर देखो 2 into 1 2 माइनस 3 into 2, ठीक है। इस तरीके से, और यहाँ पर भी आपका हो गया। तो इसको सॉल्व करें, सिंपलीफाई करें तो ये आ जाएगा माइनस 1 और ये हो गया आपका -4 यानी माइनस प्लस 16 और -5 तो -20। इस तरीके से तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। देखो -1 एंड -25 -26 -10 रिजल्ट, ये आपके डिटरमिनेंट की वैल्यू हो जाएगी। डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या, मैंने ये जो सिंबल है वो मॉडुलस को रिप्रेजेंट नहीं करता, इसका मतलब ये है कि ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, ये गलत बात है, ठीक है। ये होगा ये जरूरी नहीं है, कुछ भी आ सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव। डिटरमिनेंट की वैल्यू, मॉडुलस की वैल्यू कभी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव ही, ऑलवेज पॉजिटिव, मॉडुलस ऑलवेज गिवन पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। तो बात करते हैं, ये हमने सीखा कि स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 जो है उसको किस तरीके से सिंपलीफाई किया जा सकता है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि सर हमने डिटरमिनेंट सीखा, एक और छोटी सी बात आ रही है, ठीक है। तो इसको आप लोग एक बार नोट कर सकते हो, ठीक है, नोट कर लो, पॉज करके नोट कर सकते हो, यस। तो यहाँ तक हमने बात कर ली कि डिटरमिनेंट होता क्या है, डिटरमिनेंट क्या क्या होता है, और ये सारा हमने देख लिया। अब कुछ छोटे छोटे पॉइंट, एक वर्ड आता है कि सर मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में डिफरेंस क्या क्या हम बता सकते हैं, तो वो भी हम देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, ठीक है। तो सबसे पहला तो आपको जो दिख रहा है, वैसे अभी हम जब पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे तो आपके पास बहुत सारे डिफरेंस होंगे जो आप लोग इजीली उसको बता पाओगे। अभी मैं जो है मैन बता देता हूँ। और तो एक बात आपको सीधी सी दिख रही है, डिटरमिनेंट जो है, ठीक है, डिटरमिनेंट आपका जो है, डिटरमिनेंट
इज वैल्यू, ठीक है, डिटरमिनेंट इज अ वैल्यू बट मैट्रिक्स इज अरेंजमेंट। हमने वहां पर भी कहा था जहां मैट्रिक्स है वो अरेंजमेंट है, वो कभी वैल्यू नहीं होता है। तो फर्स्ट आपका जो डिफरेंस है वो ये आता है। दूसरा डिफरेंस जो है, सेकेंड डिफरेंस, कि अगर हम कहें कि जो डिटरमिनेंट है वो ओनली आपका स्क्वायर मैट्रिक्स से का ही निकाला जा सकता है। दूसरे जो मैट्रिक्स है उनके लिए क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट होगा। अदर मैट्रिक्स के लिए, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट, डिटरमिनेंट फाइंड नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो यहां पर मैं कहूंगा कि डिटरमिनेंट इज ओनली एग्जिस्ट फॉर ऑर्डर n क्रॉस n। इसके लिए एग्जिस्ट करता है n क्रॉस n, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही आपका डिटरमिनेंट एग्जिस्ट करता है। जबकि मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये दोनों रो और कॉलम, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने ऊपर आपको दो डिफरेंस बताए हैं। एक और हो सकता है, ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन का, लेकिन उसको हम आगे प्रॉपर्टीज में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी मैंने मोटे तौर पर आपको टू डिफरेंस बताए हैं। ठीक है, जो आपके काम आ जाएंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पॉइंट जो आता है उसको हम देखते हैं कि माइनर एंड कोफैक्टर, माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ अ डिटरमिनेंट। माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ अ डिटरमिनेंट। ठीक है, माइनर एंड कोफैक्टर की अब हम बात करने वाले हैं, किसके लिए, डिटरमिनेंट के लिए। तो देखो क्या होते हैं माइनर एंड कोफैक्टर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे माइनर की। माइनर, ठीक है, माइनर की हम बात करेंगे। तो माइनर क्या होता है, ठीक है, तो ये जो है इसके लिए हम बात करें माइनर होता क्या है, उससे पहले हम इसको एग्जांपल के तौर पर देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं माइनर में कि जनरली देखो हम कहें कि मैंने एग्जांपल ले लिया 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का। सबसे पहले हम ले लेते हैं 2 क्रॉस 2 ऑर्डर। ठीक है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर, इसकी जो पोजीशन होगी A11, A12, A21 और A22। ठीक है, और इसका जो डिटरमिनेंट होगा वो हो जाएगा A11, A12, A21 और A22। ठीक है, और इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो हमने देखा था। लेकिन हमको बात करनी माइनर। माइनर बेसिकली क्या कहता है, ये कहता है कि जितने भी एलिमेंट इस डिटरमिनेंट के अंदर हैं उन सबके क्या एग्जिस्ट हैं, माइनर। डिटरमिनेंट के अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं सबके क्या निकाल सकते हो आप, माइनर। हर एक एलिमेंट का माइनर होता है, मतलब A11 का भी माइनर होगा, फिर A12 का माइनर भी होगा, और A22 का और A21 का और A22 का भी माइनर होगा। ठीक है, तो उन माइनर की मुझे बात करनी, वो माइनर मुझे फाइंड करने हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, तो होता क्या है, जैसे मुझे चाहिए माइनर ऑफ ए, मैं लिख देता हूं माइनर ऑफ AIJ। ठीक है, जो कि AIJ मैट्रिक्स है, वो AIJ इसको रिप्रेजेंट करता है सारे एलिमेंट को। उन सब एलिमेंट में सबके क्या चाहिए, माइनर चाहिए। तो माइनर ऑफ, सबसे पहले मैं बात करूंगा A11 की, A11 की बात करते हैं। ठीक है, तो माइनर ऑफ A11 तो निकालेंगे कैसे, देखना ध्यान से। क्या करेंगे कि जिसका आपको माइनर चाहिए, जिस एलिमेंट का आपको माइनर चाहिए, उस एलिमेंट के रेस्पेक्ट, ठीक है, उसके रेस्पेक्ट में जो रो और कॉलम है उनको आप रिमूव कर दो। रो और कॉलम है उनको आप रिमूव कर दो। ये रही A11 के रेस्पेक्ट की रो और ये कॉलम, तो ये पूरा रिमूव हो जाएगा। क्या आ जाएगा, A22 आ जाएगा। ठीक है, फिर मैं बात करूं माइनर ऑफ A12, इसका माइनर चाहिए A12 का, तो आप क्या कहोगे कि इस तरीके से कि जो आपके इसके रेस्पेक्ट में जो रो और कॉलम है उनको रिमूव कर दो। तो इसके रेस्पेक्ट में ये रो और ये कॉलम रिमूव करेंगे, A21 आ जाएगा। फिर हम बात करेंगे माइनर ऑफ A12 हो गया, 21 की बात करते हैं, तो ये हो जाएगा A21 है, तो ये और ये रिमूव हो जाएगा, आपका आ जाएगा 12।
ठीक है, और इस तरीके से आपका माइनर ऑफ ए 2 1 के बाद 2 2 कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2 2 के लिए ये और ये रिमूव हो जाएगा तो a 1 1 आ जाएगा। तो ये सारे हैं आपके कि क्या करना है आपको, जिस एलिमेंट का जिस लोकेशन का आपको माइनर फाइंड करना है उसके रेस्पेक्ट में जो भी रो और कॉलम आ रहे हैं उनको रिमूव कर दो। तो इसके रेस्पेक्ट में ये रो और ये कॉलम रिमूव कर दिया, उसके बाद जो पोर्शन बचेगा वही पूरा माइनर हो जाएगा। अगर एक सिंगल एलिमेंट बचता है तो वही माइनर है, और पूरा डिटरमिनेंट पूरा एक स्क्वायर मैट्रिक्स जैसा पार्ट दिख रहा है तो आप क्या कहोगे, उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू ही क्या हो जाएगी, माइनर हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं कि इसको जो ये वाला मैंने फॉर्म लिखा है m से डिनोट करते हैं, माइनर वर्ड आ रहा है, लेकिन ये जो है एनसीईआरटी के बुक में इसको m से डिनोट किया गया है, लेकिन आरबीएससी की जो बुक है आपकी उसके अंदर जो है इसको a से डिनोट किया गया है, माइनर को a से डिनोट किया गया है। और बात करते हैं क्या, तो a11 इज माइनर ऑफ a1, ठीक है, a12 इज माइनर ऑफ a12 इज इक्वल टू 2 1। तो इस तरीके से तो a से जो डिनोट किया गया है वो आपका किसको डिनोट किया गया है, माइनर को डिनोट किया। क्लियर, तो ये हुई माइनर की बात। लेकिन इसी के साथ में हमने 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के माइनर को देखा, लेकिन इसी के साथ में हम किसको देख लेते हैं, इसी के कोफैक्टर को भी देख लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं कोफैक्टर। ठीक है, तो कोफैक्टर्स क्या होते हैं, कोफैक्टर बेसिकली व्हाट, तो कोफैक्टर अगर हम aij से किसको लिख रहे हैं, माइनर को, ठीक है, तो कोफैक्टर को जो है वो लिखा जाता है fij से। किससे लिखा जाएगा, fij से, और यहीं से आपका fij निकलता है, वो निकलता है -1 टू द पावर i प्लस j और aij। कैसे निकलता है, -1 टू द पावर i प्लस j और aij। इस तरीके से आपका क्या निकलता है, क्या कोफैक्टर निकलता है। तो यहाँ पर इन सब के अगर मुझे कोफैक्टर निकालने हैं, ठीक है, तो क्या क्या निकालना पड़ेगा, f11 फिर कोफैक्टर ऑफ a11। ठीक है, तो f11 क्या आ जाएगा, f11 तो हम कहेंगे -1 टू द पावर i प्लस j 1 प्लस 1 और a11, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो आपके पास आ जाएगा a11 ही आएगा, और a11 की वैल्यू जो है वही क्या हो जाएगा आपका, ये वाला जो रिजल्ट है वो कोफैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो f12 ध्यान से देखो, मैं 6 सेकंड में लिख के बता देता हूँ। f12 जो है वो है आपका क्या, किसके इक्वल आ जाएगा, वो आ जाएगा आपके -a21 के, और f21 की जो वैल्यू है वो इक्वल आ जाएगी -a12 के, और f22 की वैल्यू जो है वो इक्वल निकल कर आ जाएगी a22। कोई कैसे इतना जल्दी कैसे, तो बहुत सिंपल तरीका है कि हमने साइन का रोल पूछा था कि माइनर में हम कोई सिंबल की बात नहीं करते कि वो कौन से लोकेशन पे है, नेगेटिव पॉजिटिव का कोई रोल नहीं यूज कर रहे, लेकिन यहाँ पर -1 टू द पावर i प्लस j जो है वही आपको शो कर रहा है वो नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन को। ठीक है, तो वही चीज हो रही है, a11 1 प्लस 1 क्या हो रहा है, इवन हो रहा है, 2 हो रहा है, इसलिए वहां पर पॉजिटिव आएगा। उसका जो कोफैक्टर है उसके जो माइनर के साथ में लिखेंगे तो वो क्या साइन होगा, यूज होगा, माइनर के साथ में पॉजिटिव साइन यूज होगा, और बाकी सब में क्या होगा, बाकी जहां पर ओड हो रहा है वहां पर नेगेटिव साइन यूज होगा। या फिर ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से। तो देखो जब हमने इसका माइनर फाइंड किया तो कोई ध्यान नहीं रखा, ठीक है, कि जो इसको रिमूव करो, जो रिजल्ट आ रहा वही देखा। लेकिन जब हमने कोफैक्टर फाइंड किया तो नेगेटिव और पॉजिटिव का हमको उसको देखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। देखो क्या कि अगर हम कहें कि a11 है, ठीक है, अब देखो क्या कि यहाँ पर जब हम इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं 1 पोजीशन पे पॉजिटिव ही लिया हुआ है, और जब हम 1 2 निकाल रहे हैं तो क्या आ रहा है, नेगेटिव। ठीक है, आएगा माइनर, क्या आएगा, देखो यहाँ पर लिख देता हूँ -1 टू द पावर 1 प्लस 2, और क्या आएगा, a12 माइनर आएगा। लेकिन -1 टू द पावर 1 प्लस 2 यानी 3 हो रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस का a12 आएगा। a12 की वैल्यू क्या है, a21, लेकिन किसकी आएगी, अब कोफैक्टर के लिए माइनस की। तो इस तरीके से हम क्या फाइंड कर लेंगे, सारे कोफैक्टर फाइंड कर लेंगे। ये देखो
ये हो गया 2 सॉरी हाँ माइनर ऑफ 2 1 और ये हो जाएगा -1 टू द पावर 2 प्लस 2a। ठीक है, कोफैक्टर के लिए आपको माइनर फाइंड करने हैं, लेकिन आगे पॉजिटिव या नेगेटिव साइन से उसको शो करोगे तो वो क्या बन जाएगा, कोफैक्टर बन जाएगा। कोफैक्टर का यही तरीका है, -1 टू द पावर i प्लस j इनटू क्या कर देना आपको aij माइनर ऑफ ij, ये कर देना। ठीक है, तो ये हमने बात की, लेकिन ये हमने किसके लिए सॉल्व किया, हमने सॉल्व किया है माइनर किसके लिए, ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का जो डिटरमिनेंट था उसके लिए हमने क्या फाइंड किए, माइनर। और ये किसके होते हैं, मैट्रिक्स के नहीं होने वाले, ये होने वाले हैं डिटरमिनेंट के, तो उसके लिए हमने बात कर ली है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की। ठीक है, कौन सा डिटरमिनेंट ले रहे हैं, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर, और उसके माइनर और को इस तरीके से निकाल रहे हैं, तो क्या आएंगे, चलो ठीक है देखते हैं। अब हम ले रहे हैं 3 क्रॉस 3 ऑर्डर। ठीक है, तो नोट कर लेना। यस, ठीक है, तो अब हम बात करेंगे 3 क्रॉस 3 ऑर्डर के लिए। ठीक है, तो देखते हैं 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का यहाँ पर एक डिटरमिनेंट मैं बना देता हूँ, ये रहा डिटरमिनेंट a11 a12 a12 a13, फिर a21 a22 और a23 a31 a32 और a, कोई कहे कि सर 2 क्रॉस 2 का एक एग्जांपल बता दो माइनर और उसका, तो वो मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पर एक एग्जांपल अपन देख लेते हैं कि 3 2 3 -1 और 5 इस तरीके से आपको दिया होगा। ठीक है, चलो ठीक, ये वाला इसकी क्या चाहिए मुझे, यहाँ पर मुझे चाहिए माइनर ऑफ 2, क्या चाहिए, माइनर ऑफ 2, तो इसको आप कहेंगे a11 पोजीशन है ना, तो क्या करना है, इसको रिमूव कर दो। ठीक है, तो ये आ जाएगा -1, a12 क्या आएगा बोलो, तो ये आ जाएगा, इसको रिमूव कर दो -1, a21 वाला क्या आएगा, ये 21 है, ये रिमूव कर दो 3 आ जाएगा, और a22 की वैल्यू करें तो ये और ये रिमूव कर दो, क्या आ जाएगा 2। लेकिन अगर हम इसी के कोफैक्टर्स की बात करें, f11 f12 f21 एंड f22, क्या करना है, पॉजिटिव नेगेटिव लगाते जाओ। माइनर क्या आ रहा था -5, 1 1 है तो क्या आ जाएगा, वही वापस आ जाएगा, पॉजिटिव ही आएगा। अब 1 2 है, माइनर क्या आ रहा है, नेगेटिव, तो 1 2 है तो नेगेटिव और लगा रहे हैं हम, तो -1 यानी कि ये आ जाएगा 1, और फिर 2 1 है तो नेगेटिव -3 हो जाएगा, और 1 2 तो 2, इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं आगे इसके लिए 3 क्रॉस 3 ऑर्डर, इसके लिए देखेंगे अब 3 क्रॉस 3 ऑर्डर के लिए हम देखने वाले हैं। यस, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर के लिए देखें तो क्या कैसे करेंगे, माइनर और कैसे। ठीक है, तो इसमें मैं टोटल कितने माइनर निकलेंगे, सबके माइनर निकलेंगे, टोटल 9 माइनर निकलेंगे। कितने माइनर निकलेंगे, टोटल 9 निकलेंगे, लेकिन मैं कुछ माइनर आपको फाइंड करके बता रहा हूँ, अदर आपको देख लेने हैं किस तरीके से। चलो ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं माइनर फिर से। ठीक है, तो हम फिर से लिख रहा हूँ मैं, a11 का मतलब अब तो समझ ही गए होंगे, माइनर ऑफ a11, माइनर ऑफ, इसको लिख लेता हूँ, माइनर ऑफ a11, उसका माइनर आपको चाहिए, तो क्या करना है आपको, इसके रेस्पेक्ट की जो रो और कॉलम है उसको रिमूव कर दो, तो आपके पास में ये रही रो और ये रहा कॉलम, ये पार्ट और ये पार्ट, ये दोनों हटा, ये और ये पार्ट हम हटा देंगे तो ये बचेगा, इसको लिख देते हैं a22 a23 a32 और a33, ये जो बचा है ये क्या हो गया, माइनर। तब आपको इसको कैसे है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है ना, a22 इसका मल्टीप्लाई माइनस इसका, तो ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, इसको सॉल्व कर लो, ये हो गया माइनर ऑफ a11। ठीक है, तो माइनर ऑफ a12 करें, तो ये माइनर ऑफ a12 करें यानी कि ये a12 तो ये आ जाएगा, तो a12 के रिस्पेक्ट में ये और ये रिमूव कर दें तो
तो आपके पास जो नेक्स्ट नंबर्स बचेंगे वो कौन होंगे? इसको ध्यान से देखो, a12 का मतलब क्या है? इस रो, इस कॉलम को और इस रो को आप रिमूव कर दो, उसके बाद क्या बच रहा है? देखो 2 1 2 3 3 1, ये 2 1, ये 2 3, ये 3 1 और ये 3। इस तरीके से जो बच रहा है उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका माइनर ऑफ a12 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम सबके माइनर फाइंड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी तरफ कोफैक्टर्स की। कोफैक्टर्स किसकी बात करेंगे? कोफैक्टर। तो वही तरीका, f11 अगर हमें चाहिए तो हम कर लेंगे -1 टू द पावर i प्लस j और a11, या जनरली देखें तो a11 है। ठीक है, तो जो a11 ये वाली जो लोकेशन है उसके लिए साइन पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, तो ये आ गया तो पॉजिटिव आएगा और इसकी वैल्यू भी वापस आ जाएगी a22 a23 a32 और a33 इस तरीके से। और अगर हम f12 कर रहे हैं तो जो भी आपकी a12 की वैल्यू आ रही थी 1 2, यानी कि ये इसको रिमूव करने के बाद जो डिटरमिनेंट आ रहा था उसी के आगे क्या साइन आ जाएगा? नेगेटिव। ठीक है ना, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी नेगेटिव, तो ये नेगेटिव आ जाएगा। वो वापस लिख देता हूं 2 1 2 3 और 2 3 1 एंड 3। ठीक है, तो इस तरीके से हम 9 एलिमेंट हैं, उन 9 एलिमेंट के माइनर और कोफैक्टर फाइंड कर सकते हैं और फाइंड करना आना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में इसका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, इसलिए ये फाइंड करने आपको आने ही चाहिए। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें क्योंकि बड़ा क्वेश्चन जो है वो यहाँ से आता है, यहाँ से नहीं, चैप्टर 5 से आने वाला एक और है और उसमें इसका यूज होता है। तो ठीक है, तो आना चाहिए। तो ये समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। तो ये हो गया आपका माइनर एंड कोफैक्टर्स। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं एक और कि अगर हमने माइनर और कोफैक्टर अच्छे से सीख लिए हैं तो तो अब हम बात करते हैं कि डिटरमिनेंट का एक्सपांशन का जो शॉर्ट फॉर्म है, जो हमने इतना बड़ा सॉल्व कैसे करते हैं वो देखा था, उसको हम माइनर कोफैक्टर की तरह भी एक्सपांड कर सकते हैं। एक्सपांशन ऑफ डिटरमिनेंट की हम बात करते हैं। ठीक है, लेकिन एक्सपांशन पहले भी किया था, वो भी करेक्ट है, लेकिन उसको माइनर एंड कोफैक्टर की टर्म में किस तरीके से कर सकते हैं वो मैं आपको सिखाने वाला हूं। चलो ठीक है, तो हम ले लेते हैं भाई 3x3 ऑर्डर का जो डिटरमिनेंट है उसकी हम बात करेंगे। a11 12 a21 a13 a21 a22 एंड a23, फिर a31 a32 एंड a33। क्लियर हो गया? ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे किया था? अगर मैं एक्सपांडिंग अलोंग फर्स्ट रो करता हूं, एक्सपांडिंग अलोंग फर्स्ट रो करके देखूं तो हम कहेंगे a11 और फिर क्या आएगा? डिटरमिनेंट आएगा। फिर कहते हैं माइनस 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 a12 और फिर डिटरमिनेंट आएगा और थर्ड आ जाएगा a13 और फिर से क्या आ रहा था? डिटरमिनेंट प्लस माइनस प्लस। अब डिटरमिनेंट के अंदर क्या है? तो a11 के रेस्पेक्ट में, ठीक है, जो भी रो कॉलम है उसको रिमूव कर दो, तो यहाँ आया था a22 a23 a32 a33। फिर नेक्स्ट देखते हैं a12 के रेस्पेक्ट में है तो a21 23 31 33। फिर देखते हैं a13 के रेस्पेक्ट में 21 a22 31 31 32। इस तरीके से ये हमने इसका सॉल्व किया था डिटरमिनेंट को। अब हम देखते हैं कि ये तो सॉल्व किया था, लेकिन हमको इस डिटरमिनेंट की वैल्यू चाहिए, डिटरमिनेंट ऑफ। थोड़ा सा माइंड लगाते हैं, ध्यान से देखिए कि जब हम कह रहे हैं कि ये आपका a11 है, क्या है? a11 है, तो ये जो पार्ट है उसको आप देखोगे
तो आपको लगना चाहिए कि A11 के साथ में जो रो और कॉलम है उसको रिमूव करने से जो बचा हुआ डिटरमिनेंट है वो ये है। इसका मतलब ये जो इसके साथ में लिखा हुआ है वो उसका माइनर है या नहीं? ये माइनर वाला ही है ना, अभी देखा था हमने, माइनर निकालोगे A11 का तो यही आएगा। तो इसको मैं ऐसा लिख दूं A11, ठीक है, माइनस A12, और ये जो है वो इसका माइनर है A12 का, तो इसको हम लिखेंगे A12, और यहाँ पर A13 और A13 और उसके साथ में उसका माइनर लिखेंगे। तो ये है, ये भी इसका एक्सपेंशन हो गया। लेकिन अगर इसी को थोड़ा और अच्छे से देखना चाह रहे हैं तो हम लिखेंगे A11 और A11 की जो वैल्यू है यानी कि माइनर ऑफ A11 वो इक्वल होता है किसके? कोफैक्टर ऑफ A11 के, क्योंकि साइन में कोई चेंज नहीं आता, ठीक है ना। A11 हमने देखा था ना, ये फॉर्मूला में लिख देता हूं कि F11 क्या होगा? -1 टू द पावर 1 प्लस 1 और A11। तो ध्यान से देखो ये A11 F11 के क्या है? इक्वल है, तो इसको मैं लिख सकता हूं F11। क्या लिख सकते हैं हम इसको? F11 लिख सकते हैं। दूसरी पार्ट की अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, A12 किसकी बात करें? A12। अब अगर हम बात करें कि F12 क्या था, तो -1 टू द पावर 1 प्लस 2 और A12, तो आपका आ गया F12 -A12। अगर इसकी वैल्यू की बात करें तो F12 माइनस A12 को हम क्या लिखेंगे? F12, तो ये आ जाएगा किसका? प्लस। बीच में क्या आ जाएगा आपका? प्लस आ जाएगा। कौन सा सिंबल आ जाएगा? प्लस का सिंबल यहाँ पर आ जाएगा। इसको भी इससे लिख देते हैं। फिर देखो यहाँ पर नेक्स्ट कि A13, तो A13 एलिमेंट हो गया और इसको माइनर ऑफ A13 इक्वल होता है किसके? इसी तरीके से सिमिलरली हम सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा F13, तो इससे हम डिनोट कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पर A11, A12, A13 जो है वो आपके क्या हैं? वो सारे माइनर हैं, जबकि F11, F12 और F13 उनके क्या हैं? तो वो हैं आपके कोफैक्टर्स हैं। क्या हैं? कोफैक्टर्स, ठीक है। तो A11, A12, A13 आर करस्पॉन्डिंग माइनर्स, माइनर ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, माइनर ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, और F11, F12 एंड F13 आर माइनर ऑफ करस्पॉन्डिंग, आर कोफैक्टर ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। अब हम बात करते हैं इसी को, अगर हम देखें तो ओवरऑल डिटरमिनेंट ऑफ A को कैसे शो कर सकते हैं? समीशन ऑफ, कैसे शो कर सकते हैं? समीशन ऑफ, यहाँ पर ध्यान से देखें तो दो ही तो चीजें हो रही हैं। एक तो आ रहा है एलिमेंट यानी कि Aij, और दूसरा क्या आ रहा है? कोफैक्टर Fij। उनका जो प्रोडक्ट है उनको क्या करें हम? ऐड करें, ठीक है। Aij और Fij के जो मल्टीप्लाई है उसको अगर ऐड करें तो किसका रिजल्ट आ जाता है? आपका डिटरमिनेंट का एक्सपांशन इजीली आ जाता है, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली कि एक्सपांशन ऑफ डिटरमिनेंट क्या होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में हम देखते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग नोट कर सकते हो। तो यहां तक हमने क्या पढ़ लिया? तो यहां तक हमने सीख लिया कि डिटरमिनेंट क्या होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। यस, तो यहाँ तक हमने देखा कि डिटरमिनेंट क्या होता है, उसमें उसको सॉल्व कैसे करते हैं, उसकी वैल्यू किस तरीके से फाइंड की जाती है। अपने सिलेबस में 3x3 ऑर्डर तक के डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन है, तो हम वहां तक की बात करेंगे और वहां तक देखा उसका एक्सपेंशन क्या होता है, माइनर एंड कोफैक्टर क्या होते हैं, उसकी हमने बात कर ली, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं एक्सरसाइज 3.1 की, ठीक है। 3.1 जो एक्सरसाइज है आपकी, उसके सॉल्यूशन की भी हम बात कर लेते हैं। तो देखते हैं, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज आपकी 4.1, ठीक है। 3.1 नहीं, सॉरी, 4.1 की बात करते हैं। यस, 4.1 एक्सरसाइज जो है वो भी हम सॉल्व कर लेते हैं, उसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं।
तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 उसके जो क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। क्या इतने पढ़ने से अपना उसके क्वेश्चन हो जाते हैं? तो उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स दे रखा है k2 4 minus 3, डिटरमिनेंट ऑफ k2 and 3 is 0। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी? 0। तो उसको देखते हैं क्या। तो डिटरमिनेंट ऑफ क्या कहा है? डिटरमिनेंट ऑफ इसकी वैल्यू क्या हो रही है? 0। इसको सिंपलीफाई कैसे करेंगे? k into -2, तो -2k और फिर क्या लगाएंगे? -4 into 2 8 is equal to 0, -2k is equal to 8, k is equal to -4। तो ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। k की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी? -4 हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, तो इसको नोट करो। तो अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखते हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं। यस, सेकंड क्वेश्चन में कहा है कि इफ, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ x, y 2 and 4 is equal to 0, then find x ratio y। क्या फाइंड करने के लिए बोला? x ratio y। तो इसको देखिए ध्यान से, क्या होगा? 4x minus 2y is equal to 0 and 4x is equal to 2y and x upon y is equal to 1 by 2, 1 ratio 2। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि 2x minus 3y ये क्या आएगा? इक्वल टू 4। और सेकंड, ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गई और सेकंड आएगा 2x minus 4y इक्वल टू 7। ये इक्वेशन क्या हो गई? सेकंड। ठीक है, तो ये तो इजीली हो गया। मल्टीप्लाई नहीं करना, सीधा क्या कर लो? सब्ट्रैक्ट कर लो। ठीक है, तो इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, ये करें 2x minus 2x कैंसिल, -4y plus 3y हो जाएगा इक्वल टू 7 minus 4 3। तो ये आ गया आपका -y is equal to 3, y is equal to -3, -y is equal to 3, y is equal to -3 और y is equal to -3, then x is equal to what? तो x यहाँ पर पुट कर लो, तो आपका हो जाएगा 2x minus 3 into -3 is equal to 4, is equal to 4, -9 plus 9 और 2x is equal to 4 minus 9 and x is equal to 4 minus 9 -5 by 2। ठीक है, तो ये आपका रिजल्ट निकल कर आ जाएगा इस तरीके से, x is equal to -5 by 2 and y is equal to -3। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या हो गया? 3। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो लिख लेते हैं कि इस तरीके से डिटरमिनेंट दिया हुआ है x minus 1, x minus 2, x minus 3 equal to 0, then find the value of x। इस तरीके से दे रखा है और पूछा गया कि x की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। x minus 1 का मल्टीप्लाई होगा x minus 3 से, माइनस x का मल्टीप्लाई होगा x minus 2 से, तो क्या हो जाएगा? 0। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3 माइनस x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर और x स्क्वायर कैंसिल हो गए, तो माइनस 3x माइनस 4x प्लस 2x माइनस 2x माइनस 3x माइनस x माइनस 4x एंड माइनस 4x
और प्लस 2x माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू आएगा 3/2। इस तरीके से आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, जिसमें क्या कहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोगों को बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, तो उसमें दो क्वेश्चन है, तो मैं एक करवा रहा हूँ, बाकी आप लोगों को करने हैं। राइट माइनस एंड कोफैक्टर ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स। ठीक है, एक डिटरमिनेंट दे रखा है आप लोगों को, ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन में करवा रहा हूँ। ठीक है, डिटरमिनेंट दे रखा है 1 2 3 1 4 3 -3 -1 5 एंड 2 2 2, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आपको एक डिटरमिनेंट दिया है और कहा है कि राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ डिटरमिनेंट करस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट कॉलम। जो फर्स्ट कॉलम है यहाँ पर, उसके माइनर और कोफैक्टर आपको लिखने हैं, उसके माइनर और कोफैक्टर लिखने हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। माइनर का मतलब क्या है, a11 फाइंड कर लेते हैं। a11 कैसे फाइंड करेंगे, इसको रिमूव कर दो, जो बचा वो लिखो, जो बचा वो लिखो, लिखा -1 2 5 2। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया -1 × 2 -2 एंड -10, तो ये हो गया -12। सेकंड देखें तो a11 हो गया सेकंड, a21 ये वाली लोकेशन बहुत सा a21 माइनर ऑफ a21, तो ये हो जाएगा क्या, इसको और इसको रिमूव कर दो, तो आपके पास आएगा -3 2 5 2, इस तरीके से आएगा। और इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा -3 × 2 -6 और -10, तो -16 आ जाएगा, -16 और थर्ड हम देखें a31, तो उसके लिए देखो ये रहा a31, ये रो और ये कॉलम रिमूव कर दो। ठीक है, तो आपके पास आएगा -3 2 -1 एंड 2, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया -6 प्लस 2 हो जाएगा, -6 -2 प्लस 2 -4। तो इस तरीके से ये सारे क्या आ गए, माइनर। और इनके अगर कोफैक्टर चाहिए तो a11 कोफैक्टर क्या होगा, जो माइनर है भाई इक्वल हो जाएगा, तो ये, और फिर इसका कोफैक्टर चाहिए 21 है, तो 21 है तो जो माइनर आया है उसका नेगेटिव साइन, तो ये हो जाएगा 16, और इसका अगर चाहिए 31 का, तो आपका जो ये साइन आया है उसका वही साइन वापस आएगा -4। ये इसके क्या हो जाएंगे, कोफैक्टर हो जाएंगे। तो इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क में घर पे सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6। यस, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं। 6 में क्या कहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट दे रखा है 3 -11 1 0 0 0 5 -10 एंड 3। इस तरीके से आपको डिटरमिनेंट दिया है और कहा है कि इसकी वैल्यू फाइंड करो। बहुत सिंपल है, एक्सपांडिंग करना है। एक्सपांडिंग मैंने कहा है किसी के भी रेस्पेक्ट में कर सकते हो, किसी रो के या किसी भी एनी कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, लेकिन बेटर कौन सा रहेगा, जिसमें मैक्सिमम 0 हो। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा, या तो हम थर्ड कॉलम के रेस्पेक्ट में करें या फिर हम सेकेंड रो के रेस्पेक्ट में एक्सपांड करें। क्या बेनिफिट होगा, 0 वाली जो टर्म है वो पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। चलो ठीक है, एक्सपांडिंग अलोंग थर्ड कॉलम क्या लिखेंगे, 1 0 0। ठीक है, तो 1 0 0, तो यहाँ का पार्ट जो आएगा वो तो वैसे 0 होगा, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूँ। तो ये पॉजिटिव होगा ना, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा, फिर ये नीचे नेगेटिव होगा और ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, लेकिन 1, और यहाँ बात करते हैं 1 के रेस्पेक्ट में रो और कॉलम को रिमूव करें तो ये आएगा 5
0 -10 3, 0 के रेस्पेक्ट में इस वाले 0 के रेस्पेक्ट में करें ये और ये रिमूव करें तो 3 -11 -10 और 3 इस तरीके से आ जाएगा। और थर्ड इस 0 के रेस्पेक्ट इस वाले 0 के रेस्पेक्ट में करें तो 3 -11 5 0। ठीक है, तो 0 से ये पूरा 0 होगा, ये भी 0 हो जाएगा, केवल इसको सॉल्व करना है। ये हो जाएगा 15 5 मल्टीप्लाई 15 और 0, तो ये आएगा 15, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है उस पे जाते हैं। ठीक है, तो नोट कर सकते हो आप। यस, यस, क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसकी बात करते हैं। प्रूव दैट, क्या कहा है? प्रूव दैट। क्वेश्चन नंबर 7, प्रूव दैट कुछ इस तरीके से दे रखा है 1a b माइनस a b माइनस b माइनस c 1 1 एंड c। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आनी है? 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c, इसके इक्वल इसकी वैल्यू लानी है। तो हम इसको सॉल्व करें तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में कौन है? 1 माइनस a माइनस b, a b 1 c माइनस c और 1 इस तरीके से। तो इसको सॉल्व करके ये वैल्यू लानी है, तो सिंपली क्या कर लो, इसको एक्सपांड कर लो। एक्सपांड कर लो, किसके अलोंग करते हैं? चलो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो के अलोंग करते हैं, एक्सपांडिंग अलोंग फर्स्ट रो। ठीक है, वो लिखना चाहो तो ब्रैकेट में लिख के भी बता सकते हो कि एक्सपांडिंग अलोंग फर्स्ट रो। ठीक है, तो फर्स्ट रो में कौन है? 1 है, सेकंड पे कौन है? a है, तो a को लिखेंगे लेकिन माइनस के साथ, और थर्ड पे कौन है? b, b को कैसे लिखेंगे? प्लस के साथ। 1ab प्लस माइनस प्लस ऐसे चलेगा। और फिर देखें इसके साथ में क्या आएगा? डिटरमिनेंट, तो लिख लेते हैं डिटरमिनेंट 1 के रेस्पेक्ट में कौन आएगा? तो 1c माइनस c एंड 1। फिर a के रेस्पेक्ट में क्या आएगा? तो यहां लिख लेते हैं माइनस a माइनस b एंड c1 इस तरीके से। और थर्ड b के साथ में क्या आएगा? तो b के साथ में लिख लेता हूं माइनस a 1 माइनस b और माइनस कुछ इस तरीके से आएगा। और इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा, देखो 1 प्लस c स्क्वायर, 1 माइनस माइनस प्लस c स्क्वायर, और ये हो गया माइनस a और माइनस a माइनस bc, लेकिन यहाँ पहले क्या लगता है? माइनस, और फिर माइनस bc रखेंगे तो प्लस bc आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या करें तो प्लस b, और ये हो गया ac प्लस b। ठीक है, इसको सिंपलीफाई करें तो 1 प्लस c स्क्वायर, और इधर मल्टीप्लाई करें तो प्लस a स्क्वायर और माइनस abc प्लस abc और प्लस b स्क्वायर। तो माइनस abc प्लस abc कैंसिल, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये आ गया RHS हेंस प्रूफ। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो ये हमने देखा कि क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट हुआ, और इसी के साथ आपकी जो एक्सरसाइज 4.1 जो थी उसको भी हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। ठीक है, और ये पूरा कंप्लीट हो गया है। तो आज के लिए हम यहाँ तक सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इस डिटरमिनेंट पे क्या प्रॉपर्टीज अप्लाई हो सकती है। ठीक है, उनके अंदर स्केलर का मल्टीप्लाई किस तरीके से होता है, उनमें रो और कॉलम में क्या चेंजेस कर सकते हैं, और उसकी जो प्रॉपर्टीज है उसके बारे में कुल मिलाकर हम डिस्कस करेंगे। और आपकी एक्सरसाइज 4.2 जो है वो आपके उसके बाद सॉल्व करने वाले हैं। तब तक आपको चैप्टर 3 के डाउट पूरे मेरे पास आ जाने चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद उसका एक वीडियो बना सकते हैं, और नहीं तो कोई डाउट नहीं है मुझे लगता है लगभग। ठीक है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पर जो भी डाउट भेजेगा उसका सॉल्यूशन जरूर करेंगे हम। ठीक है, और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।